बहुत समय पहले की बात है। कैलाशपुर नाम के गांव में पल्लवी और मानसी नाम की दो लड़कियां रहती थी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की सहेलियां थी। उनके आपसी प्रेम को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये केवल सहेलियां हैं, क्योंकि उन्हें देखकर हमेशा यही महसूस होता था कि वो दोनों सगी बहनें हैं। लेकिन दोनों के घर की स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ मानसी बहुत ही अच्छे और रईस परिवार की बेटी थी, तो वहीं पल्लवी का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो लोग इतने गरीब थे कि कई बार तो उनके घर में खाने पीने तक के लाले पड़ जाया करते थे। लेकिन दोनों में इतना फर्क होने के बावजूद कभी भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोक झोंक नहीं हुई। लेकिन कुछ साल के बाद मानसी के पिता अपने और अपने परिवार के लिए शहर में एक बहुत ही सुंदर सा घर बनवा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनका पूरा परिवार शहर वाले घर में शिफ्ट हो जाता है। शहर में शिफ्ट होने के कारण मानसी और पल्लवी एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को याद करके दिन बिता रहे थे, लेकिन उनकी दोस्ती यूं ही कायम रहती है और वो दोनों एक दूसरे से कई घंटों फोन पर रोजाना बातें किया करती थी। और देखते ही देखते दोनों सहेलियां शादी के लायक हो जाती हैं। कुछ ही दिनों बाद मानसी के लिए एक बहुत ही अच्छे और अमीर घर से शादी का रिश्ता आ जाता है और मानसी के परिवार वाले मानसी की शादी तय कर देते हैं। मानसी की शादी की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से होने लगती है और उसकी शादी के कार्ड भी छप जाते हैं। मानसी अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। फिर मानसी अपनी शादी का कार्ड लेकर अपनी सहेली पल्लवी को देने के लिए उसके घर पहुंचती है और उससे कहती है, पल्लवी, तुझे मैंने फोन पर तो सब कुछ बता ही दिया था कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। क्योंकि शादी की डेट जल्दी ही है, इसलिए पापा ने शादी के कार्ड भी छपवा दिए हैं और ये कार्ड मैं खास तौर से खुद तुझे देने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है और मैं दिल से चाहती हूँ कि तू मेरी शादी में जरूर आए। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए इतनी दूर शादी में आना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुझे फिर भी जरूर आना होगा क्योंकि अगर तू नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूँगी। अरे मानसी, ऐसी अपशगुन वाली बातें मत करो। ये तो तुम्हारे लिए सबसे खुशी वाला दिन है और रही बात तुम्हारी शादी की, तो भला मैं तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आऊँगी। तुम मेरे आने की चिंता छोड़ो और अपनी शादी एंजॉय करो। मैं तुम्हारी शादी में 2 दिन पहले ही पहुँच जाऊँगी, फिर दोनों मिलकर शादी में खूब धूम मचाएंगे। इस तरह दोनों सहेलियां खूब सारी बातें करती हैं और फिर शाम होते ही मानसी वापस अपने घर चली जाती है। मानसी के जाने के बाद पल्लवी मन ही मन सोचती है, मैंने मानसी को खुशी खुशी कह तो दिया कि मैं उसकी शादी में जरूर आऊंगी, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी ढंग के कपड़े ही नहीं है। एक तो मानसी के घर वाले इतने अमीर और ऊपर से शादी भी उसी शहर में ही हो रही है। जितना मैंने सुना है, शहर के लोग तो शादियों में बहुत ही ज्यादा बन ठन कर और सज सवर कर आते हैं, लेकिन मुझ जैसी गरीब के पास ना तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं और ना ही सजने संवरने के लिए कोई गहना। मैं मानसी की शादी में कैसे जा पाऊंगी? और अगर मैं अपने इन्हीं मामूली से कपड़ों में उसकी शादी में गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उसकी और उसके घर वालों की सबके सामने बेइज्जती हो जाए। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पल्लवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मानसी की शादी में पहनने के लिए लहंगा अपने पड़ोस में रहने वाली यशवी से मांग लूं। शादी खत्म होने के बाद मैं उसे लहंगा वापस लौटा दूंगी। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। ये सोचकर पल्लवी अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की यशवी के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, यार यशवी, मेरे बचपन की सहेली मानसी की शादी होने वाली है
और उसने मुझे अपनी शादी में जरूर आने के लिए कहा है। मैं भी उसकी शादी में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कोई भी अच्छा कपड़ा नहीं है। क्या तुम मुझे अपना लहंगा कुछ दिनों के लिए दे सकती हो? मैं शादी से वापस आते ही तुरंत तुम्हें लौटा दूंगी। हाँ पल्लवी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना लहंगा दे दूंगी। तुम आराम से अपनी सहेली की शादी में जाकर आओ। लेकिन पल्लवी, मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम इस लहंगे को ठीक तरीके से संभाल कर पहनना, ताकि वो कहीं से भी खराब ना हो पाए, क्योंकि ये लहंगा मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि ये लहंगा मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया था। यशवी, लहंगा देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लहंगे को बहुत ही ज्यादा संभाल कर पहनूंगी और शादी से वापस आते ही तुरंत उसे तुम्हें सही सलामत वापस कर दूंगी। पल्लवी यशवी से उसका लहंगा लेकर अपने घर वापस आ जाती है और कुछ दिनों के बाद वो मानसी के घर उसकी शादी के लिए पहुंच जाती है। दोनों सहेलियां बहुत अच्छे तरीके से शादी को एंजॉय करती है और अगली सुबह मानसी की विदाई हो जाती है। विदाई के बाद पल्लवी यशवी का दिया हुआ लहंगा उतारकर सही से पैक करके रख देती है। लेकिन जब वो मानसी के घर से अपने घर वापस आने के लिए अपना सामान अपने बैग में रखने लगती है, तो उसे पता चलता है कि यशवी का दिया हुआ लहंगा गायब है। फिर वो पूरे घर में उस लहंगे को ढूंढती है, लेकिन उसे वो लहंगा कहीं भी दिखाई नहीं देता। तब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसका लहंगा या तो गलती से अपने सामान में रख लिया या फिर उसे किसी ने चुरा लिया है। पल्लवी सभी से उस लहंगे के बारे में पूछती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे वो लहंगा नहीं मिलता, तो वो बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए वापस अपने घर आने लगती है। गांव की बस से उतरकर जब वो अपने गांव में जाने के लिए रास्ते में पैदल जा रही होती है, तो पल्लवी लहंगे की सोच में डूबे होने के कारण उसे पता ही नहीं चला कि कब वो गलत रास्ते पर चली जाती है और एक घने जंगल में पहुंच जाती है। जब उसे समझ आता है कि वो तो गलत जगह आ गई, तभी उसे जंगल में एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। जंगल में बहुत ही चमकदार सीढ़ी दिखाई देती है, जो कि आसमान की तरफ जा रही होती है। ये देखकर पल्लवी मन ही मन सोचती है, ऐसी सीढ़ी, और वो भी जंगल में, मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना ही सुनी कि जंगल में चमकदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और वो आसमान की तरफ जा रही हो। मुझे इन सीढ़ियों पर जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए कि आखिर ऊपर क्या है। ये सोचकर पल्लवी उन चमकदार सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और काफी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो आसमान में पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि आसमान में परियों के सुंदर सुंदर महल हैं और उन्हीं महलों के पास एक जादुई महल है, जो कि लहंगे के शेप में बना हुआ है। उस जादुई लहंगे की शेप वाले महल को देखकर पल्लवी तुरंत उसके अंदर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस महल में चारों तरफ रंग बिरंगे और अच्छे अच्छे डिजाइन के 50 लहंगे रखे हुए थे, जो कि परियां पहना करती थी। तभी पल्लवी की नजर एक लहंगे पर पड़ती है, जो कि दिखने में बिल्कुल यशवी के दिए हुए लहंगे की तरह ही दिखता है। पल्लवी का बहुत मन करता है कि वो उस लहंगे को ले ले, ताकि वो उसकी सहेली यशवी को उसका लहंगा वापस कर सके। लेकिन वो इस तरह बिना किसी से पूछे या बिना बताए किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहती थी। तभी अचानक लहंगे के उस जादुई महल में एक परी प्रकट होती है। बेटी पल्लवी, घबराओ नहीं, मैं लहंगों की परी हूँ और ये मेरे जादुई 50 लहंगे हैं। और जिस लहंगे को तुम देख रही हो, ये लहंगा तुम्हारे लिए ही रखा गया है। जंगल में सीढ़ियाँ भी तुम्हें इसलिए ही दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे लिए ये जादुई लहंगा रखा हुआ था। इस लहंगे को लेकर तुम अपने घर जा सकती हो और साथ ही इस जादुई लहंगे से तुम रोजाना 50 लहंगे मांग सकती हो और फिर उन लहंगों को तुम बाजार में बेच दिया करना। इससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी।
परी की ये बात सुनकर पल्लवी बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो परी का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी उस जादुई लहंगे को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर वो सबसे पहले जादुई लहंगे से यशवी के दिए हुए जैसा दिखने वाला लहंगा मांगती है। फिर उस लहंगे को पल्लवी यशवी को वापस करती है। उसके बाद पल्लवी रोजाना उस जादुई लहंगे से 50 लहंगे मांगा करती। फिर उन लहंगों को वो बाजार ले जाकर बेच दिया करती थी। इस तरह कुछ ही दिनों में पल्लवी की सारी गरीबी दूर हो जाती है, जिसके बाद वो अपना लहंगों का एक बुटीक खोलती है। साथ ही पल्लवी अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों की भी खूब मदद करती है, जिससे उनकी भी जिंदगी में काफी बदलाव आता है। इस तरह पल्लवी जिंदगी में सिर्फ खुद ही आगे नहीं बढ़ी, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बढ़ाया, जिससे उनकी भी जिंदगी में खुशियाँ आई। उसके बाद पल्लवी अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही। एक गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। राधिका बहुत ही शांत स्वभाव की और एक सीधी लड़की थी। राधिका गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और राधिका के माता पिता साधारण किसान थे। पूरे साल वो लोग खेतों में काम करते थे। राधिका भी उनके घर के कामों में हाथ बटाया करती थी। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से सूखा पड़ने की वजह से राधिका के पिता को बहुत ही नुकसान होता है। उस वजह से उनकी आर्थिक हालत भी खराब हो गई। उसके पापा के पास घर चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो घर चलाने के लिए उधार लेने लगे। ऐसे ही बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो रहा था। कुछ दिनों बाद राधिका अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ से बोली, माँ, मेरी सभी सहेलियाँ पिकनिक पर जा रही हैं। क्या मैं भी उनके साथ पिकनिक पर जा सकती हूँ? वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम उनके साथ कैसे जाओगी बेटा? वहाँ जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और अभी तेरे पापा की हालत बहुत खराब है बेटा। लेकिन माँ, मुझे उनके साथ जाने का बहुत मन है। मैंने उन लोगों को वादा किया है। आप पापा से कहिए ना। राधिका, ऐसे जिद करके कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, अभी तेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुझे घूमने के लिए दे पाए। आप लोग कभी भी मुझे कुछ नहीं देते। उस दिन आपने कहा था कि इस महीने आप मुझे नए कपड़े खरीद कर देंगी, लेकिन आप मुझे बाजार ही नहीं लेकर गयी। बेटी, अभी तो बड़ी हो गई है, अभी तुझे सब कुछ समझना पड़ेगा। एक बार हमारे सर से ये मुसीबत हट जाए, फिर तू जो चाहेगी मैं वही तुझे दूंगी। इतना कहकर राधिका की माँ वहाँ से चली गयी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर राधिका को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा। फिर राधिका मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं अपने दोस्तों को मना करूँगी तो वो लोग पक्का मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो अभी उनके सामने जा ही नहीं सकती। ये सब सोचकर राधिका अपने घर से बाहर निकलकर गांव में ही घूमने लगती है कि अचानक उसने देखा कि उसकी कुछ सहेलियां उसके सामने से ही आ रही थीं। ये देखकर वो उनसे छुपने के लिए उल्टे रास्ते पर जाने लगी। ये सब सोचते हुए ही वो चल रही थी, इसलिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ गई है। अरे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया मैं यहाँ कब और कैसे पहुँच गई। लेकिन ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। मैं थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, शायद आगे और भी सुंदर सुंदर जगह हो। ये सोचकर राधिका जंगल में बने एक छोटे से रास्ते से आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हुए उसे अचानक से एक रोशनी दिखाई दी। लगता है सामने कोई तो है, लेकिन अगर मैं उसके सामने चली गई तो मुझे खतरा भी हो सकता है। ये सोचकर राधिका पेड़ के पीछे से उस रोशनी को देखने की कोशिश करने लगी। तब उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की हाथ में एक मशाल लिए फूलों के पेड़ से फूल तोड़ रही है। अरे, ये कौन है? मैंने तो सुना था कि इस जंगल में कभी भी कोई नहीं आता है, लेकिन इनको देखकर लगता है कि ये कहीं की रानी है। मुझे यहाँ छिपकर देखना चाहिए। फिर राधिका बहुत देर तक उस पेड़ के पीछे छुपी रही। बहुत देर छिपे रहने के बाद जब उस लड़की का फूल तोड़ना हो गया तो वो लड़की जंगल के दूसरी तरफ जाने लगी।
ये देखकर राधिका के मन में और भी उत्सुकता हो गई और वो छुप छुप कर उस लड़की का पीछा करने लगी। पीछा करते हुए वो कुछ दूर तक गई। फिर उसने देखा कि वो लड़की अचानक से गायब हो गई। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो लड़की यहीं पर थी। शायद वो लड़की आसपास ही होगी। मैं चारों तरफ ढूंढ कर देख कर आती हूँ। ये सोचकर राधिका दबे पांव आसपास घूमने लगी और उस लड़की को ढूंढने लगी। तब उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा महल है और वो महल सोने और चांदी का बना हुआ है। ये मैं क्या देख रही हूँ? इतना सुंदर महल इस जंगल के अंदर, वो भी सोने और चांदी का। मैंने तो गांव वालों को इसके बारे में कहते हुए नहीं सुना। शायद अब मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। ये सोचकर राधिका वहाँ से वापस जाने ही वाली थी, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसको लगा कि उसे एक बार उस महल के अंदर जाना चाहिए। ये सोचकर वो उस महल के अंदर चली गई। उस महल में कोई भी नहीं था, लेकिन वो महल बहुत ही सुंदर था। ऐसे ही वो महल में घूमने लगी। कुछ देर बाद घूमते घूमते वो एक ऐसे कमरे में पहुंची जो कमरा सिर्फ लहंगों से भरा हुआ था और वो लहंगे बहुत ही सुंदर थे। वो लहंगे देखकर राधिका को बहुत पसंद आया। फिर उसने कहा, काश मेरे पास भी ऐसे लहंगे होते तो मैं इनको पहनकर कितनी सुंदर लगती और मेरी सहेलियां भी मेरे कपड़ों का मजाक नहीं उड़ा पाती। ये सोचकर वो उन लहंगों को देख रही थी कि तभी अचानक से उसके पीछे से उसे एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम्हें ये लहंगे पसंद आए हैं? अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें अपने पास रख सकती हो। ये आवाज सुनकर राधिका बहुत चौंक गई। उसको लगा कि वो अब पकड़ी गई है। ये सोचकर वो जैसे ही डरी डरी पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पीछे वही लड़की खड़ी है जो कुछ देर पहले जंगल में फूल तोड़ रही थी। उनको देखकर राधिका और भी ज्यादा डर गई और वो डरी हुई आवाज में उस लड़की से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ। मैंने ऐसा महल कभी भी नहीं देखा, इसीलिए मैं बस यहाँ घूमने आई थी। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया, इसलिए ही तुम यहाँ पर आ पाई हो। मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप कौन हैं और ये महल यहाँ पर कब से है? मैं जादुई लोक की राजकुमारी हूँ। ये महल यहाँ पर बहुत सालों से है, लेकिन मैं जब चाहती हूँ कि कोई ये महल देख पाए तभी वो देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। उस जादूगरनी की ये बात सुनकर राधिका को पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करने के अलावा राधिका के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। इस वजह से राधिका उस जादूगरनी के साथ दोस्ती कर लेती है। कुछ देर में ही उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद राधिका रोज रोज वहाँ पर आने लगी। एक दिन उस जादूगरनी ने राधिका से कहा, राधिका ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जादुई लहंगा लेकर आई हूँ। मुझे पता है तुम्हें लहंगा पहनने का बहुत शौक है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लहंगा लेकर आई हूँ। और ये सिर्फ लहंगा नहीं है, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। जादूगरनी की ये बात सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो गई और वो जादुई लहंगा लेकर अपने घर वापस चली गई। उसके घर वालों को भी उस जादूगरनी के बारे में पता था, इसलिए जब से राधिका वो लहंगा लेकर घर आई थी, उसके घर वालों को भी जो चीज चाहिए होती थी वो उस लहंगे से मांग लेते थे। ऐसे ही कुछ दिनों में ही राधिका बहुत ही अमीर हो गई और राधिका के घर वालों के अमीर होने की वजह से लोगों को ये बात खटकने लगी। ये सब देखकर राधिका की सहेली ने जब राधिका से इन सब के बारे में पूछा तो उसने खुले दिल से उस जादूगरनी के बारे में अपनी सहेलियों को सब कुछ सच सच बता दिया। राधिका, मुझे भी उस जादूगरनी से मिलने जाना है, मुझे भी वहाँ पर ले चलो ना। मुझे भी वो सोने चांदी का महल देखना है। ये कहकर राधिका की वो सहेली राधिका से बहुत जिद करने लगी और राधिका भी कुछ कर नहीं पाई।
और वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। तब उसकी वो सहेली मन ही मन सोचने लगी, अब मुझे कुछ भी करके उस जादूगरनी को अपने वश में करके उसका सब कुछ मुझे अपना करना पड़ेगा। ये सोचकर राधिका की वो सहेली उसके जान पहचान की एक चुड़ैल के पास गई और उसके पास से उस जादूगरनी को अपने वश में करने के लिए एक काला जादू किया हुआ गुलाब लेकर अपने पास रख लिया। अगले दिन राधिका अपनी सहेली को लेकर उस जादूगरनी के महल में चली गई। राधिका की सहेली को देखकर जादूगरनी भी बहुत खुश हो गई। तब राधिका की सहेली उस जादूगरनी से कहती है, मैं आपसे पहली बार मिलने आई हूँ, इसलिए मैं अपने बगीचे से आपके लिए एक सुंदर गुलाब का फूल लेकर आई हूँ। ये कहते हुए राधिका की सहेली ने वो शैतान जादू वाला गुलाब निकाला और उसने वो शैतान गुलाब जैसे ही जादूगरनी के हाथ में दिया तो वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। ये देखकर राधिका चौंक गई और राधिका की सहेली जोर जोर से हंसने लगी। राधिका की सहेली तभी राधिका को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन उस दिन राधिका ने वो जादुई लहंगा पहना हुआ था। अचानक से उस लहंगे से तेज रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी से जादूगरनी के हाथ का गुलाब जमीन पर गिर गया। फिर उस जादूगरनी को होश आ गया। फिर उस जादूगरनी ने राधिका की सहेली को पकड़ लिया और उम्र भर के लिए उसको कैद खाने में डाल दिया। लेकिन उस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई और उधर राधिका अपने माता पिता के साथ भी हंसी खुशी से रहने लगी।